दोस्तों, आपके मन में सवाल काफी हैं कि किसी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि रेलवे, सेंट्रल या स्टेट में भर्ती होने के बाद आपका कोई और एग्जाम निकल जाता है, तो फिर आपको ये जो बॉन्ड पीरियड रहने वाला है रेलवे का, उसको छोड़ के जाने के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप ये पैसा ना देना चाहें तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में आज मेनली मैं बात करूंगा। और आपके पास में क्या क्या फायदे हैं, ये जो बॉन्ड ट्रांसफर होने के बाद में कौन कौन सी चीजों के फायदे आपको मिलने वाले हैं, इस बॉन्ड से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा। जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाएं और बिना पैसे दिए ये सभी चीजें, ये सभी फैसिलिटी, ये सभी सर्विस आपकी जो रेलवे में आपने की है वो कैसे ट्रांसफर होंगी, आगे चल के इन सभी चीजों पे बात करने वाला हूं। तो स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एएलपी रवि चौहान में। अगर आप रेलवे संबंधित कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक प्यारा सा आपका बनता है, क्योंकि आपके लिए आपको जो चाहिए होता है वो चीजें हम लेके आते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो बच्चे एएलपी या टेक्नीशियन या ग्रुप डी में जो ज्वाइन होने वाले हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड 5 साल का होता है। उससे पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 3 प्रकार के जो अमाउंट है पे करने पड़ते हैं रेलवे को। पर इन केस अगर आप उसका इंटीमेशन देते हैं तो वो आपका बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। पर अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं पैसे देकर ये जॉब छोड़ रहा हूं और घर जाकर तैयारी फिर से करूंगा, तो अगर उसका ऐसा मन है तो उसको कौन कौन से पैसे देने पड़ेंगे, किस किस लेवल तक उसको जाना पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है ये आपका ट्रेनिंग के पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग जो रेलवे की अलग अलग पोस्ट रहती हैं, उनमें ये जो रेलवे का बॉन्ड है ये अलग अलग पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता है। आज मैं ये सभी चीजें आपके साथ में जो डिस्कस करूंगा, ये प्रॉपर एक लेटर निकला था डीओपीटी का। डीओपीटी क्या है? डीओपीटी है डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसने 17 अगस्त 2016 में एक ये लेटर निकाला था, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया था कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान किसी और जॉब में लग जाते हैं या फिर आप कोई दूसरी जॉब करना चाहते हैं, इस जॉब को छोड़कर, स्टेट गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर आप स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आपके साथ में क्या क्या रूल लागू होंगे, कैसे आप अपनी सर्विस को वहां पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और बिना बॉन्ड का पैसा दिए हुए आप इसको ट्रांसफर कर पाएंगे। आज सभी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उस बच्चे के लिए जो इस जॉब को छोड़कर घर पे जाकर किसी और जॉब की तैयारी में जुटना चाहता है, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, या फिर आपने कोई इंटीमेशन नहीं दिया है, दूसरी जॉब का फॉर्म भर रहे हैं और तब आपका ये रेजिग्नेशन आप देते हैं, टेक्निकल रिजाइन नहीं होता है, तब आपको कितना पैसा देना पड़ेगा और आपको क्या क्या घाटा होगा उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले जो भी आपका ट्रेनिंग सेशन रहा है उसमें रेलवे ने आप पर जितना भी खर्च किया है, रहने का, खाने का, पीने का, क्लासेस का, अकोमोडेशंस का, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, जो भी चीजें उनके पास में होगी, एक तरह का इनविजिबल अमाउंट रहता है, वो रेलवे डिसाइड करता है, वो आपको पे करना पड़ेगा जितने भी ड्यूरेशन आपने ट्रेनिंग में बिताए हैं। प्लस में दूसरा, ट्रेनिंग के दौरान आपने जो स्टाइफंड गेन किया है, आपकी जो बेसिक सैलरी थी और डीए जो उस समय का था, वो जो टोटल अमाउंट आपने पाया है वो भी आपको देना पड़ेगा। प्लस में थर्ड चीज, 12.5% जो भी इस अमाउंट का रहने वाला है उसका आपको रेलवे को पे करना पड़ेगा, अगर आप 5 साल के बॉन्ड पीरियड से पहले इस जॉब को छोड़ते हैं तो। और ये जो बॉन्ड होता है ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ट्रेनी के बीच में होता है। ये बॉन्ड ऑफ इंडेमिनिटी एक प्रकार का कागज आपके साथ में साइन करवाया जाता है ज्वाइनिंग से पहले। अब मैं बताऊं कि ये पैसा ना देने से बचने के लिए आपको क्या करना होगा अगर आपका किसी और जॉब में सिलेक्शन हो रहा है तो। ऐसे समय में जब आप फॉर्म भरेंगे, ट्रेनिंग के दौरान या प्रॉपर लॉबी असाइनमेंट के बाद आपको उसका इंटीमेशन जरूर देना है अपने कंपिटेंट अथॉरिटी को, मतलब कि ट्रिपल सीआर को एक एप्लीकेशन जरूर डालनी है कि सर मैं एक एनओसी के लिए अप्लाई करूंगा जब मेरा प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा इस फील्ड में, इस जॉब के लिए। जब अगर मैं सिलेक्टेड हो जाता हूं तो मैं टेक्निकल रिजाइन के लिए एलिजिबल रहूंगा। ये मेरा आपको एक प्री इंटीमेशन है। और वो एनओसी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे एप्लीकेशन डालने है, वो प्रॉपर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, एक छोटी सी वीडियो, और उसको मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। और ये जो डीयूपीटी का लेटर है इसको भी मैं डाल दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है ये आपके लिए एक सबूत हो जाएगा जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे किसी दूसरी जॉब में और इसको छोड़ के उसमें जाना चाहेंगे, तो आपको एक टेक्निकल रिजाइन देना पड़ेगा जो कि 15 से 20 दिन के अंदर एलिजिबल हो जाता है और उसका सभी प्रोसेस 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उस समय जब आप इसको टेक्निकल रिजाइन देंगे तो वो टेक्निकल रिजाइन में आपको फायदा होगा कि ये जो बॉन्ड पेपर आपने साइन किया था 5 साल का, ये ट्रांसफर हो जाता है वहां पर। मान लीजिए आपने 4 साल यहाँ पर बिताए तो 1 साल जो बच गया है, रेलवे कहती है कि आप जहां पर जाने वाले हैं वो भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट हो या सेंट्रल, पर वहां पर भी आपका जो ये बॉन्ड है वो कायम रहेगा।
वहां पर भी आप अपनी सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं। कम से कम 1 साल जहां पर आप जा रहे हैं वहां पे आपको सर्विस करनी पड़ेगी, ताकि ये जो बॉन्ड है पूरे 5 साल का ये कंप्लीट हो जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में जो आपने बॉन्डिंग की थी वो कंप्लीट हो जाए। पर अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा यहाँ पर होने के बाद बिना एनओसी के, बिना टेक्निकल रिजाइन दिए मैं वहां पे सिलेक्शन ले लूंगा, तो आप ना तो यहाँ के रहेंगे और ना वहां के रहेंगे, और आपको काफी भारी नुकसान सहना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आपको टेक्निकल रिजाइन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जो कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू दिया जाता है। उसकी रिसीविंग कॉपी अपने पास में संभाल कर रख लेनी है। अब आपको लगेगा कि इस टेक्निकल रिजाइन देने के फायदे क्या क्या होते हैं। इसके ढेरों सारे फायदे हैं दोस्तों। जितनी भी सर्विस आपने यहाँ पे की है वो वहां पर अगले जो डिपार्टमेंट है जहां पर आप जा रहे हैं, सेकंड जॉब जहां पे है, वो भी कंटिन्यू आपकी मानी जाती है। बहुत सारे हैं, मैं 5-6 फायदे हैं सभी गिनाने वाला हूं। पर एक डाउट आपके मन में ये भी होगी कि सर हम अभी एएलपी या ग्रुप डी के अंदर या टेक्नीशियन अंदर ज्वाइन किए, उससे पहले हमने एनटीपीसी या फिर आइसोलेटेड कैटेगरी या फिर सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भर दिया है, तो हम क्या करें? उस समय में हमें क्या एनओसी या फिर टेक्निकल रिजाइन देने के लिए एलिजिबल रहेंगे? तो यही जो डीओपीटी का लेटर रिलीज हुआ है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट रेलवे 2025 पर डाल चुका हूं। वहां पर भी आप देख पाएंगे, इसके अंदर बकायदा लिखा हुआ है इस 2.2 पैरा के अंदर कि अगर आप जॉब में आने से पहले, ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग से पहले किसी फॉर्म को भर चुके थे, तो उसका आपको इंटीमेशन देना होगा। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे, वहां पर आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दे कि सर ज्वाइनिंग से पहले ही मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है, इसका मैं एग्जाम दूंगा, अगर ये क्लियर हो जाता है तो मुझे एलिजिबल माना जाए और मुझे टेक्निकल रिजाइन के लिए अलाउ किया जाए, और ये कैरी फॉरवर्ड हो, मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं ये मुझे दी जाए। और जब आप प्रॉपर रिजाइन देंगे इस जॉब से दूसरी जॉब के लिए, ऐसे केस में आपको उस लेटर के अंदर लिखना पड़ेगा कि सर मैंने ये चीजें ज्वाइनिंग के दौरान इंटीमेट कर दी थी कि ये फॉर्म मैंने बहुत पहले ज्वाइनिंग से पहले भर दिया था। अब काम रह जाता है कंपिटेंट अथॉरिटी का कि वो इस चीज को चेक करेगी, क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी कि आपकी ज्वाइनिंग और जो फॉर्म का नोटिफिकेशन जो निकला था वो बहुत पहले था या नहीं था। वो सारी चीजें उनका काम है। अगर वो चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो फिर वो आपको उसके लिए एनओसी प्रोवाइड कर देंगे। पर अगर आपने यहाँ पर आने के बाद भी, ज्वाइनिंग के बाद भी या ज्वाइनिंग के होने के बाद फॉर्म भर रहे हैं और वो चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इंटीमेशन नहीं दे रहे हैं, तो कंपिटेंट अथॉरिटी आपको एनओसी नहीं प्रोवाइड करेगी। और जब तक आप एनओसी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आपको सेकंड गवर्नमेंट वाली जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक भाई के साथ हुआ था। उसको वहां पर उसका डीवी होल्ड रख दिया गया था और उसको बोला गया था कि आप टेक्निकल रिजाइन देकर यहाँ पर आइए और फिर आपको हम ले लेंगे। तो उसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो डिस्टर्ब हुआ और वो हमसे लास्ट वाले जो बेस्ट है उसमें फिर एलिजिबल हो पाया, टेक्निकल रिजाइन ना देने की वजह से। बाद में अपने अप्लाई किया तो वो उसके लिए एलिजिबल हो गया। आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि एएलपी की जो ग्रेड पे है 1900 है, बेसिक 19,000 रुपए है, तो क्या हम इससे या इससे कम वाली जॉब के लिए भी एलिजिबल होंगे? दूसरी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें हमें टेक्निकल रिजाइन मिल पाएगा अगर वो भी सेम ग्रेड पे हो या इससे कम ग्रेड पे वाली हुई तो? देखिए, जहां तक मैंने डीओपीटी के इस लेटर को पढ़ा है तो यहाँ पर एक एनेक्सर 2.4 के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जो प्रोटेक्शन ऑफ पे है वो रखी जाती है अगर आप किसी लेस पे ग्रेड वाली जॉब में जाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन तो क्रिएट है, डीओपीटी इस चीज को अलाउ करता है, पर अगर रेलवे या आपका डिपार्टमेंट इसको अलाउ करेगा, आप पहले इस चीज के लिए इंटीमेशन दे दीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि क्या मैं एलिजिबल रहूंगा, क्या मुझे इसके लिए आप टेक्निकल रिजाइन देंगे, तो ही आप उसके लिए तैयारी कीजिएगा, अदरवाइज उसका आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं आपको इसके टेक्निकल रिजाइन के फायदे गिना देता हूं कि एक जॉब से जब दूसरी जॉब में आप टेक्निकल रिजाइन देके जाते हैं तो उसके कितने फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है, जो भी आपकी लीव बची होंगी वो सभी लीव अगर आप उसी रेलवे से रेलवे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो सिंपली वहां पे ट्रांसफर हो जाती है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती है। पर अगर आप जाते हैं ऑटोनोमस बॉडी, अदर गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी पीएसयू में जाते हैं तो उसके दौरान आपके साथ में ये होता है कि आपकी जितनी भी लीव बची होंगी, ज्यादा से ज्यादा 300 लीव का पैसा कैश में आपको दे दिया जाएगा। दूसरा फायदा है टेक्निकल रिजाइन देने का, प्रोटेक्शन ऑफ पे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो एनेक्सर 2.2 के अंदर भी लिखा हुआ है कि आप अगर इससे कम ग्रेड पे की जॉब में जाते हैं दोबारा से, तो आपका ये जो बेसिक आप फिलहाल अभी पा रहे हैं वो डाउन नहीं होगा। ऐसा लिखा है डीओपीटी के लेटर 2.4 में। ये रेलवे पे लागू होता है या नहीं होता, ये आप अपने कंपिटेंट अथॉरिटी से भी पूछ सकते हैं। तीसरा फायदा है, जो आपका जीपीएफ होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी जॉब के लिए। फोर्थ, आपका जो सीनियरिटी है वो प्रोटेक्टेड रहती है। पर अगर आप वहां जाकर वापिस इसी जॉब में आना चाहते हैं, जो कि एक अलग बेनिफिट है टेक्निकल रिजिग्नेशन का, तो आपको वहां पर जाने के बाद सेकंड जॉब में जो भी इंक्रीमेंट मिला होगा
और जब आप वापस इसी जॉब में आते हैं तो वो इंक्रीमेंट आपके मान्य नहीं होगा। पांचवा है, आप किसी भी एनपीएस, यूपीएस या फिर ओपीएस के अंदर आते हैं, वो सेम टू सेम वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। छठा है, जो भी आपने सर्विस यहाँ पर की है, मान लीजिए मैंने अभी 5 साल रेलवे में कंप्लीट कर दिया और मैं सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6 की पोस्ट के लिए असाइन हो जाता हूँ और मैं टेक्निकल डिजाइन देके उसमें सिलेक्शन पा लेता हूँ, तो आपकी जो 5 साल की सर्विस है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है सेक्शन कंट्रोलर में भी, और वो सब काउंट होने वाला है वहां पर भी। सातवां बेनिफिट है टेक्निकल डिजाइन देने का कि आप अगर चाहेंगे तो 2 साल के अंदर सेकंड जॉब से पसंद नहीं आई कि भाई नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वो जॉब अच्छी थी जिसमें पहले था, तो आप वापस भी रिवर्ट कर सकते हैं अपने ग्रेड पे के ऊपर। पर ये 2 साल से 3 साल भी हो जाता है एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। अब ये एक्सेप्शनल केसेस क्या है? देखिए, अगर आप सेकंड जॉब जिसमें जाते हैं वहां पर 2 साल तक आपको या ऑफिस या जहां पर आपको बैठना है वो असाइन नहीं होता है, तो इस केस में आप तीसरे साल तक भी एलिजिबल रहते हैं वापस अपने प्रीवियस जॉब में आने के लिए। तो ये 7-8 फायदे हैं जो आपको टेक्निकल डिजाइन में मिलते हैं, और सबसे बड़ा फायदा है कि आपका बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है, आपको यहाँ से रिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। विद इन 5 ईयर भी आप ट्रांसफर लेते हैं तो आपका बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पैसा एक भी देने की जरूरत नहीं होगी। बस उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको जैसे ही फॉर्म भर रहे हैं इंटीमेशन करना पड़ेगा, रेजिन देना पड़ेगा, और उस समय आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो में आपको बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी और आपकी जो भी डाउट थी वो क्लियर हो गई होगी। इसको आप शेयर भी कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं और कुछ उनके मन में डाउट है, तो वो इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएगी। और अगर कुछ डाउट फिर भी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज्यादा कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के जाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बी सेफ एंड बी हैप्पी। राम राम।